वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये आप लोग का लेक्चर नंबर 49 है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 8 मैकेनिकल वाइब्रेशन को कवर करना है। इसमें देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशन जो आप लोग को पढ़ना है। वाइब्रेशन जनरली, जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम है आपका, तो ये जब हम फोर्स लगाते हैं इस पर, तो ये वाइब्रेट होके यहाँ पे आता है और फिर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है अपने पोजीशन पे। दैट इज आप साइनसॉइडल पढ़ चुके होंगे, साइनसॉइडल इक्वेशन, ओके, या सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कुछ वाइब्रेशन से ही रिलेट होता है। जनरली सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग अर्थक्विक को देखते हैं, अर्थक्विक को एनालिसिस करते हैं। वाइब्रेशन चैप्टर को अर्थक्विक में देखते हैं कि अर्थक्विक जब आती है तो किस तरह से आपकी जो सॉइल सिस्टम है वो पूरा किस तरह से वाइब्रेट होता है, ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मशीन फाउंडेशन के बारे में पढ़ना होता है कि मशीन फाउंडेशन, जब ऐसे तो सिविल वाले को ही पढ़ना होता है, बट मैकेनिकल को भी थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ना होता है। और सिविल वाले को ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ओके। स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स जो है वो मैकेनिकल का भी पार्ट होता है। जैसे हायर स्टडीज एमटेक या पीएचडी होता है, मास्टर डिग्री या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो उसमें भी ये सब सब्जेक्ट आते हैं, ओके। ये रिसर्च का भी पार्ट होता है कि इस पर बहुत ही कम अभी तक नॉलेज मिल पाया है, तो इस पर रिसर्च भी होते हैं बहुत अच्छे से, है ना, और अच्छे से एनालिसिस होते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक एक ऐसा होता है कि आप उसे किसी भी बिल्डिंग के पास अगर अर्थक्वेक आ रही है, तो अर्थक्वेक से अगर बिल्डिंग डैमेज हो रही है, कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज हो रही है, तो हम पूरी तरह से उसको निगोशिएट तो नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि कम से कम डैमेज हो, कम से कम जान माल की हानि हो, है ना। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। वाइब्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वाइब्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे, बॉडी जो होता है उस पर हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है ना। एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर समझाएंगे आप लोग को। When body or particle are displaced by the application of external force, ये मिस्टेक हो गया है। The internal force in the form of elastic energy are present in the body, these forces try to bring the body to its original position at equilibrium position. The entire elastic energy is converted into kinetic energy, and the body continue to move in the opposite direction, and the process repeats, ओके। आगे देखिए। So any motion which repeats itself after an
interval of time is called vibration. ओके, एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम, है ना। जैसे सिंपल पेंडुलम देखते हैं, सिंपल पेंडुलम आगे पढ़ना भी है ना, तो देखेंगे सिंपल पेंडुलम को अच्छे से। ये सिंपल पेंडुलम है आपका, कि ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, और इसी को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। ओके, तो इस पे फोर्स लगाते हैं, यानी इसकी बॉडी एक बार यहाँ पे आएगी, एक बार यहाँ पे आएगी, एक बार यहाँ पे आएगी, है ना। तो सपोज करिए कि यहाँ पे आना था इस बॉडी को, और ये बॉडी यहाँ आ गई। फोर्स लगाने के बाद आप स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करना। ओके, तो ये मान लीजिए बॉल है ना, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई बॉल लगी हुई है, तो ये क्या है, थीटा एंगल है ना। थीटा एंगल पे ये क्या हुआ, मूव कर गया, है ना, डिस्प्लेस्ड हो गया। ओके, अब इसमें अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन जो होता है, तो वाइब्रेशन का कौन कौन सा रीजन हो सकता है। तो देखिए, रीजन्स ऑफ वाइब्रेशन, इन किस किस कारण बस क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो फर्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द मशीन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द machine. Okay, that is forces produced within the machine. Okay, second है, जब टू मूविंग बॉडी चलती है, टू सरफेस पे, किसी सरफेस पे मतलब चलती है, तो वहाँ पे ड्राइव फ्रिक्शन होता है। ओके, तो ड्राइव फ्रिक्शन बिटवीन टू मोशन सरफेस, या ऐसे लिख सकते हैं टू मीटिंग सरफेस। ओके, मोशन सरफेस नहीं, सटीक नहीं है, टू मीटिंग सरफेस, यानी दो सरफेस को मीट कर रहा है, तो उन दोनों सरफेस के बीच का जो ड्राइव फ्रिक्शन होता है, उससे क्या होता है, दिस प्रोड्यूसेस a self excited vibration. ओके, थर्ड है आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन, है ना। ये सेल्फ एक्साइटेशन है। अब एक्सटर्नल एक्साइटेशन होता है, उसके कारण भी क्या होता है, आपका वाइब्रेशन हो सकता है। द एक्साइटेशन में भी क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ओके, रैंडम हो सकता है, एटसेट्रा, या दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। दैट इज, आप समझ सकते हैं कि आपका ये है, तो ये सर्टेन टाइम पीरियड है, एक कांस्टेंट टाइम पीरियड पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक आपका नॉन पीरियोडिक हो सकता है, दैट इज रैंडम हो सकता है, कि आपका इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, है ना। तो इसको नॉन पीरियोडिक बोलते हैं, कि एक पीरियड टाइम पीरियड पे ये मतलब सेम साइकिल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक, जिसको रैंडम बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। ओके, फोर्थ है आपका अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसी भी बिल्डिंग के फेल्योर के लिए। ओके, फेल्योर ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, एक्सेट्रा। ओके,
क्योंकि जनरली अर्थक्वेक आती है तो डैम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना। और डैम जब टूट जाता है, अर्थक्वेक आने पे भी क्या होता है, डैम टूट जाता है, डैम फेल हो जाता है। जब डैम फेल होता है तो जितना भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे पानी क्या होता है, वाटर फुल हो जाता है, जमा हो जाता है ना। वाटर सबमर्जेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं, एक टर्म है वाटर सबमर्जेंस। ओके, उसकी कंडीशन आ जाती है जब अर्थक्वेक आती है तो, है ना। उसके बाद विंड है, विंड के कारण भी क्या हो सकता है, ये भी एक रीज़न है कि विंड के द्वारा भी क्या हो सकता है, आपका वाइब्रेशन हो सकता है। ओके, इट में कॉज वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड टेलीफोन लाइन्स अंडर सर्टेन कंडीशन। ओके, बहुत ज़्यादा कंडीशन में नहीं होता है, बट हाँ सर्टेन कंडीशन में जब विंड आती है तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो वाइब्रेट करने लगती है ना। आप लोग जनरली आप लोग देखे होंगे, है ना, ये अक्सर देखा जाता है। अब कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यही आप लोग के सिलेबस में है कि बेसिक टर्म्स है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है ना, उसकी डिफिनीशन पढ़नी है। तो फर्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्वेश्चन, या आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। अ मोशन विच रिपीट्स itself after equal interval of time। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होगा, मोशन जब रिपीट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि पीरियोडिक मोशन है। ओके, सेकेंड है आपका, छोटा छोटा डिफिनीशन है जो एक एक करके हम देख सकते हैं। टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल आपका कवर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम का डिस्टेंस होगा वो होगा आपका टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे हम टी लेते हैं टाइम, और इधर आपको फ्रीक्वेंसी लेते हैं या एम्पलीट्यूड लेते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, कुछ भी लो, है ना, वेलोसिटी लो, एक्सेलरेशन लो, है ना, तो ये क्या होगा, आपका टाइम पीरियड होगा। ओके, थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम पे नंबर ऑफ साइकिल जो होता है वो आपका क्या होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, F = 1/T। ओके, आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें समझ में आ जाएगा हम लोग को कि आपका यूनिट क्या होता है इन सारे चीज़ का, है ना। एक न्यूमेरिकल से ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पढ़ा हुआ है आप लोग, है ना। तो एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि सबको पता होगा क्वेश्चन सेट करने वाले को कि आप लोग समझदार हो, आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हो, तो नहीं पूछेगा, बट आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल whose acceleration is always directed towards the mean position। ओके, तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है आपका फ्री वाइब्रेशन,
आगे हम देखेंगे वाइब्रेशन किस तरह से टाइप होता है, कैसे डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, किस तरह से फ्री वाइब्रेशन होता है, किस तरह से फोर्स वाइब्रेशन होता है। ओके, हम सारा चीज़ देखेंगे आगे। बस इस लेक्चर में आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लो, फिर हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम, वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम because of its on elastic property without any external excitation means external, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एलिमेंट है ना, एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी टर्म में हो सकता है, मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट। ओके, एक्साइटेशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, ये आपको याद रखना है कि फ्री वाइब्रेशन उसको बोलेंगे जो वाइब्रेशन उसके खुद की इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण होगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्सेस। ओके, किसी भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स नहीं होंगे और फिर भी इस पे क्या होगा, आपका वाइब्रेशन होगा, तो ये होगा आपका फ्री वाइब्रेशन। ओके, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन ये क्या होगा, द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम एक्साइट्स मीन्स मतलब बोलते हैं ना इसको कि स्टेबल था और तुरंत मोशन में आ गया। ओके, तो द वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम एक्साइट्स अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ओके, तो ये क्या होता है, आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है। इस कंडीशन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम टू दैट ऑफ एक्साइटेशन। ओके, जिस एक्साइटेशन जो फोर्स होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक थी आपकी फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। उसको आप हर्ट्ज से डिनोट करते हो, साइकिल पर सेकेंड होता है ना। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, फ्री वाइब्रेशन लिखा हुआ है, फ्री वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है और इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन सिस्टम, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे सॉइल है, सॉइल आपका सिस्टम है, सपोज कर लीजिए कि ये सॉइल सिस्टम है, ये आपका सॉइल है ना। तो इस सॉइल की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम लोग ओमेगा एन से, कहीं कहीं पे ओमेगा से डिनोट किया हुआ होता है। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जो उसकी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, जो फाइंड होती है, बहुत सारे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोनेंस। ओके, आपके सिलेबस में लिखी हुई है रेजोनेंस क्या होता है ना। तो रेजोनेंस अगर हम वैसे देखें तो रेजोनेंस का डेरिवेशन होता है जो हमें
8 सेमेस्टर में पढ़ना होता है। लास्ट में सॉइल डायनेमिक्स सब्जेक्ट में रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस पे न्यूमेरिकल है ना। बट आप लोग को यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने लगोगे तो वो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें है रेजोनेंस, हर एक मॉड्यूल में रेजोनेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है रेजोनेंस, सिंपल सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम in which the frequency of external force is equal to the natural frequency of the सिस्टम। ओके, दैट इज, मान लीजिए कि आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ओके, ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम के, है ना। तो जब ये कंडीशन आ जाता है तो हमारा क्या होता है, जो सिस्टम है वो रेजोनेंस में बोला जाता है कि हमारा सिस्टम रेजोनेंस में हो गया। रेजोनेंस जनरली आप वहाँ पे देखे होगे कि गिटार देखे होगे, गिटार में एक बार उसके धागा को आप ऊपर नीचे करते हो तो वो मतलब कुछ देर तक क्या होता है, कंपन होते रहता है ना। वो मतलब आपको सुनाई देगा, उसकी साउंड सुनाई देगी, तो वो क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये डैम्पिंग रेशियो होता है एक टर्म जो हमें पढ़ना होता है, उसको भी लैब में निकालना होता है। सॉइल का पूरा मतलब हम लोगों ने निकाला था एमटेक में, मास्टर डिग्री में, है ना। तो रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेटिंग बॉडी रेजिस्ट करती है जो भी वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो डैम्पिंग कंडीशन होता है, अगर डैम्पिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, डैम्पिंग कम है तो कम रेजिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने आप लोग को 5th मॉड्यूल में पढ़ाई थी, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आप यहाँ का डिफिनीसन लिखो। आप अगर याद आपको पिछले डिफिनीसन है तो आप वो भी लिख सकते हो। अगर दोनों मैच करेगा, आई होप मैच करेगा, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बट कंसेप्ट एक ही होता है कि नंबर ऑफ independent coordinates required to specify completely the configuration of the system at any instant। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो जब 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं SDOF, और 1 से ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोलते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, और ये होता है आपका मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल, शायद लेक्चर लंबी हो गई है। ओके, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।